दोस्तों, आशा करती हूँ सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का थोड़ा सा एक दिन का स्किप हो गया है, डिले हो गया है। थोड़ा सा बिजी थी, व्यस्तता थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से एक दिन का ब्रेक हो गया है। वो वीडियो जो ब्रेक हुआ है वो मैं एक दिन में 2 रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप टीका पढ़ रहे थे। अफ्रीका में ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी। अब लास्ट में बचा था अफ्रीका में लोकल विंड्स कौन होती हैं, यानी स्थानीय पवने। ठीक है, तो स्थानीय पवनों को हम स्थानीय पवनों के साथ ही हम ग्लोबल विंड्स यानी कि जो वैश्विक पवने होती हैं और दैनिक पवने, वो सारी एक साथ देखते हुए चलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो सारी चीजें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अफ्रीका के थ्रू क्लियर करती जा रही हूँ। यानी मैंने आपको जलवायु जलवायु भी क्लियर कर दी है। ठीक है, आपको पर्वत और पठार भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, जल धाराएं भी मैंने आपको बता दी हैं। जो अलग से कौन एक टॉपिक आता है उसको मैंने यहीं पे सारी चीजें एक साथ करवा दी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपका कुछ छूट रहा है। ठीक है, एक महाद्वीप में जो जो चीजें होती हैं, चाहे वो जल धाराएं हो, पौने हो, या क्लाइमेट हो कहीं की, या लोकल विंड्स हो। ठीक है, लोकल विंड्स हो यानी स्थानीय पौने हो, वो सारी एक साथ यहाँ पे कवर हो जा रही है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका के पवनों को कवर करते हुए हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पवन क्या होती है या विंड क्या होती है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ी दमदार नहीं है। कोशिश करती हूँ कि आप लोग तक अच्छे से पहुंच जाए। वायु का उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, यानी जहां पर मान लिया यहाँ पर आपका जो वायु राशि होती है, वायु राशि जिनको कहते हैं, ठीक है, वायु राशि वायु राशि बेसिकली हवाओं का समूह होती है। ठीक है, तो जहां पर किसी सतह पर ये रुकती हैं, चाहे वो समुद्र की सतह पर हो, ठीक है, चाहे वो समुद्र की सतह पर हो या स्थल की सतह पर हो, वहां अगर सतह गर्म है तो वहां के तापमान, आर्द्रता, वायु दाब को समान रूप से ग्रहण कर लेती हैं और क्षैतिज रूप से ऐसे पूरा विस्तृत होते हैं। समुद्र पर अगर विकसित होंगी ये वायु राशियां बनेंगी। ठीक है, समुद्र में बनेंगी तो वहां का तापमान, वहां की दाब, वहां का प्रेशर, वो सब अपने आप में समाहित कर लेंगे। यानी जैसे ही वहां का जैसा स्थल होगा या जल होगा, वायु राशि या वायु सेम वैसी होगी। अगर यहाँ पर ठंडा है, ठंडा स्थल है, ठीक है, तो यहाँ पर स्थल क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ ठंडी वायु राशि बनेगी। गर्म है तो गर्म वायु राशि बनेगी। ठीक, तो इन्हीं वायु राशियों के थ्रू ही कुछ वायुदाब पेटियां बनती हैं पूरे विश्व में। 7 वायुदाब पेटियां बनती हैं, 7 वायुदाब पेटियां बनती है। ये आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर्क, यहाँ मकर, यहाँ पर आपका आर्कटिक व्रत, यहाँ पर अंटार्कटिक व्रत, 650 दोनों से, और इधर ध्रुव। ठीक, उत्तरी ध्रुव आपका, इधर दक्षिणी ध्रुव। तो इसी इन्हीं लाइनों के बीच या अक्षांशों के बीच कुछ कुछ पवनें चलती हैं, जिसमें आपकी ये पवन है। ठीक, इसको ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। ठीक, या व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। यहाँ मैं केवल स्पष्ट कर रही हूँ कि पवने यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर या उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर कैसे चलती हैं। अब देखिए, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी या लंबवत पड़ती हैं, तो तापमान बहुत होगा। यहाँ मौसम ठंडा नहीं होगा। ठीक, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी। आर्द्रता होगी तो आपको पता है यहाँ कैसा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा आपका। जब लो प्रेशर इस वाले क्षेत्र में पूरे बनेगा, ठीक है, इस तरह से जो व्यापारिक पवनें आ रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा।
ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, यहाँ बनेगा लो प्रेशर। लो प्रेशर उस हर जगह पर बनेगा जहां पर तापमान, यानी तापमान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। और तापमान अधिक होगा वहां पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तापमान अधिक है, लो प्रेशर बनेगा। इसलिए हवा जो है हाई प्रेशर जोन से, यानी इधर से व्यापारिक पौने और इस हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये सारे लो प्रेशर बीच वाला है। और ये हाई प्रेशर जोन कौन सा कहलाता है, आप देख लेते हैं। यहाँ पर 7 वायदा पेटियां बनती हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो पेटी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो सबसे पहले हम बीच वाली देख लेते हैं, इसको उष, उष मैं आपको दिखा देती हूँ विजुअल्स के थ्रू, तो ज्यादा समझ जाएंगे आप। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, ये आपकी अर्थ हो गई, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक। तो आपका ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 0 डिग्री, ये वाला जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री कहलाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके जो बीच में है वो कैसा वायुदा पेटी बनेगी, यानी इस वाले क्षेत्र में जहां से ऐसे हवा चलेगी, ठीक है, इस तरह से। ये व्यापारिक पौने हैं। व्यापारिक पौने उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में चलती हैं विषुवत रेखा के सहारे, ठीक। तो ये उधर से आ रही है व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध से, ये आ रही है दक्षिणी गोलार्ध से। यहाँ बनता है हाई प्रेशर, यहाँ बनता है लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ बनेगा आपका लो प्रेशर, यहाँ बनेगा आपका हाई प्रेशर, यहाँ बनेगा आपका हाई प्रेशर, ठीक। तो इस हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है हमेशा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा, ठीक है। तापमान होगा तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बनेगी, आर्द्रता आएगी। तो इस जगह जब भी लो प्रेशर होता है वहां से हवा हाई प्रेशर की ओर इसलिए भी चलती है क्योंकि यहाँ पर हवा थोड़ा सा भारी होती है, इधर हल्की होती है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हवा, ठीक है। तो ये यहाँ की हवा ठंडी होगी, ठीक है। अब ये ठंडी होगी तो ये हमेशा गर्म की ओर चलेगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे बीच वाली जो बेल्ट बनती है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय दाब पेटी। इसको उष्ण कटि कटिबंधीय दाब पेटी कहते हैं, ठीक है। 7 दाब पेटियां बनती हैं, दाब पेटी बीच वाली हो गई। इसके बाद में यानी कर्क रेखा पर जाएंगे और मकर रेखा पर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बनेगी एक यहाँ और एक यहाँ उपोष्ण। कौन सी? उपोष्ण वायुदाब पेटी। यहाँ पर भी उपोष्ण वायुदाब पेटी, ठीक है। कैसे, क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ तापमान जितना था इक्वेटर पे, यहाँ बहुत हाई था, लेकिन जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, कर्क रेखा की तरफ और इधर मकर रेखा की तरफ, तो तापमान क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो उप उष्ण यानी छोटा उष्ण स्थान बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे इस वाले क्षेत्र से यहाँ पर कम उष्णता यानी गर्मी कम होगी, तो इसलिए इसको उपोष्ण कह दिया गया है। दोनों ही 3 बेल्ट हो गई आपकी, एक उष्णकटिबंधीय ये वाली, एक उत्तर में और ये दक्षिण में, ये उपोष्णकटिबंधीय जोन, ठीक है। उसके बाद में हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सब पोलर यानी उपध्रुवी, उपध्रुवी, ध्रुवी दाब पेटी। ये हो गई आपकी उपध्रुवी दाब पेटी। इधर जाएंगे तो यहाँ पर उपध्रुवी दाब पेटी बन जाएगी। तो आप कितनी पेटियां हो गई आपकी, 1 2 3 4 5, ठीक, 2 बची। अब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी ध्रुवी पेटी। कौन सी? ध्रुवी पेटी, ठीक है। इधर भी ध्रुवी पेटी, ध्रुवी पेटी आ जाएगी। तो कितनी हो गई टोटल? टोटल 7 दाब पेटियां हो गई, ठीक है। दाब पेटियां होंगी। अब ये दाब पेटियां तापमान के निर्धारण से बनती है, तापमान के अकॉर्डिंग बनती है। तापमान ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे कम होगा, जैसे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ, दोनों तरफ, तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होता जाएगा।
इन्हीं के आधार पर हमारा जलवायु का जो निर्धारण होता है वो किया जाता है, दाब पेटियों के अकॉर्डिंग है। और दाब पेटियों के अकॉर्डिंग ही हमारी वायु चलती है, यानी कि जो वैश्विक पवनें होती हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। क्या होता है दाब पेटियों से? दाब जो पेटियां निर्धारण करती हैं वो क्या क्या करती हैं? दाब पेटियों से क्या क्या निर्धारित होता है? एक तो आपका वैश्विक पवने, ठीक है, वैश्विक पवने कौन सी? पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने और व्यापारिक पवने, ठीक। वैश्विक पवने निर्धारित होती हैं। दूसरा तापमान, ठीक है, तापमान निर्धारित होता है। दो चीजें यहाँ पे निर्धारित हो गई, आपने देख लिया ये 7 दबाव पेटियां बन रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम जो चीजें पढ़ रहे थे वहां पे। हाँ, तो अगेन हम वहीं पे आ गए हैं, अब देखेंगे हम, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज प्रवाह को, जैसे पवन ऐसे है या ऐसे बह रही होगी, क्षैतिज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो फ्लो होता है हवा का। इसके आधार पर जो पवनें हैं वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटी जाती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी पवनें हैं देखते हैं जरा। एक होती है स्थायी पवनें या भूमंडलीय पवनें। इसको स्थायी कह लो या भूमंडलीय, एक ही बात है, ये एक ही पवन है, ठीक है। स्थायी या इनको जो भी कह लो, यानी कि इसको 4 नामों से जाना जाता है, ठीक है। स्थायी पवने भी कहते हैं इनको, इनको भूमंडलीय पवने यानी स्टेबल विंड्स भी कहते हैं, इनको ग्लोबल विंड्स भी कहते हैं, इनको प्रचलित पवने भी कहते हैं, इनको सनातनी विंड्स भी कहते हैं, ग्लोबल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नाम एक ही मतलब एक ही तरह की पवनों के हैं। वो कौन सी पवने होंगे? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। क्यों? क्योंकि ये साल भर इनकी दिशा जो होती है निर्धारित होती है और एक ही दिशा में चलती रहती है, ठीक है। इनका परिवर्तन नहीं होता है किसी भी दिशा और दशा में, ठीक। जैसे व्यापारिक पवने हैं पूरे साल ऐसे ही मतलब रन करती रहती हैं, फ्लो होती रहती हैं एक तरह से। तो ये व्यापारिक पवनों की आपसे दिशा भी पूछ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, तो देखेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। क्या? उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की दिशा है वो उत्तर पूर्व में होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व में होती है, यानी उत्तर पूर्व से यहाँ पर कहाँ पे आएंगे? दक्षिण पश्चिम, ठीक। यानी इनकी दिशा उत्तर में भी है। अगर हम इनकी वो देखेंगे इनका कि एंगल कहाँ से बन रहा है, तो ये एंगल कहाँ से बन रहा है? उत्तर में भी है और पूर्व में भी। तो उत्तर पूर्व से चल के दक्षिण पश्चिम, यानी ये एंगल कहाँ से बन रहा है? आपका ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में बहती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बहती हैं उत्तरी गोलार्ध की पवनें। दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हम देखेंगे व्यापारिक पवनें तो किस दिशा में बहती हैं? ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, और ये आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पूर्व से यहाँ पे कौन सी दिशा आएगी? ये कौन सी दिशा है यहाँ पे? उत्तर पश्चिम, ठीक है। पश्चिम आएगा यहाँ पे, पूर्व नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम। यानी ये आपकी दिशा उत्तर है, ये आपकी दिशा कौन सी है? पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम और उत्तर। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये है, दक्षिण पूर्व से किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम में। और उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा है इनकी? उत्तर पूर्व से या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, ठीक। तो हमने अब व्यापारिक पवनों की दिशा देख ली। अब हम देख लेते हैं पछुआ पवनों की दिशा। तो पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है आपकी? ये आपकी हो गई पछुआ पवनें, ठीक है। जस्ट व्यापारिक पवनों के उलट चलती हैं, यानी व्यापारिक पवनें जैसे चलती हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं हमारी पछुआ पवनें, ठीक है। तो पछुआ पवने की डायरेक्शन ये है और इनकी डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये चलती हैं, है ना। तो इनकी डायरेक्शन पछुआ पवनों की क्या होगी? यहाँ पे देखिए, आप खुद ही यहाँ पर दिमाग लगाइए। यहाँ पर ये कहाँ से चलेंगे? दक्षिण पश्चिम से, पश्चिम में दक्षिण, यानी ये एंगल यहाँ बन रहा है तो ये दक्षिण हो जाएगा आपका,
और इधर भी बन रहा है तो ये पश्चिम भी आ जाएगा, ठीक। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। ये उत्तर है आपका, ये पूर्व, यानी कि ये एंगल बनेगा तो ये आपका उत्तर, ये पूर्व, ठीक। उत्तरी गोलार्ध की कहाँ से चल रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पछुआ पौने कहाँ, किस दिशा से किस दिशा में चल रही है, तो आपका ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये बहुत आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक गूगल करिए, फटाफट आप निकालिए। यहाँ पे आप जब निकालेंगे, मैप देखेंगे या इस तरह का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमेटेड है, यहाँ पे एनिमेटेड हमने लिया है, यहाँ पे एक मैप देखिए, ठीक है। ये आपकी ट्रेड विंड है, ये आपकी ट्रेड विंड है जो बह रही है, ये आपकी ट्रेड विंड है, ठीक है। देखिए किस दिशा में बह रही है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दिशा बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, कौन सी दिशा में बहती हैं, किस दिशा से आकर। और वेस्टर्ली यानी पछुआ पौने कहाँ से बह रही हैं, ये रही आपकी पछुआ पौने, ठीक है, हाई प्रेशर जोन में। और ये कहाँ से बहती हैं, लो प्रेशर जोन में। और ये सेम ऐसे ही होंगी, ठीक। ये दक्षिणी गोलार्ध की हो गई पछुआ पौने, ये उत्तरी गोलार्ध की हो गई, ठीक है। और ये आपकी उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने, ओके। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं ध्रुवी पौने। ध्रुवी पौने के बारे में देख लेते हैं हम जरा। ध्रुवीय पौने जो है व्यापारिक पौनों के समांतर, यानी उनकी सीधी दिशा में, उनकी जैसे व्यापारिक पौने बहती हैं वैसे ही हमारी ध्रुवीय पौने बहती है। व्यापारिक पौनी कैसे बह रही थी, ऐसे, ठीक है, इस तरह से दिशा समान थी इनकी। वैसे ही हमारी जो ध्रुवीय पौने हैं इनकी सेम दिशा होती है, यानी अपोजिट टू वेस्टर्लीज। किसके अपोजिट होंगी, पछुआ पौने के अपोजिट होंगी, और व्यापारिक पौनों के समांतर होंगी। जैसे इनकी दिशा होगी वैसे इनकी दिशा होंगी, ये ध्रुवीय पौने आपकी होंगी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब 3 तरह की पौने होती हैं, मैंने बता दिया, दिशा भी बता दी इनकी, ओके। तो अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं 3 तरह की पौने होती है। 3 तरह की पौने ये हमने सनातनी, भूमंडली यानी ग्लोबल, या जो भी प्रचलित पौने होती हैं जो कभी अपनी दिशा दशा बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी दिशा में चलती रहती हैं, फॉलो करती हैं, एक पाथ को फॉलो करती हैं। स्थानीय पौने कैसी होती हैं, स्थानीय पौने गर्म या ठंडी हो सकती हैं, जैसे चिनूक हो गई, ठीक है, बिग फील्डर हो गई, अपने यहाँ लू हो गई, और बांग्लादेश में काल बैसाखी हो गई, है ना। ये क्या है, स्थानीय पौने हैं, यानी एक स्थान विशेष में चलती हैं। ये ग्लोबल विंड्स नहीं होती हैं, ये पूरे विश्व में नहीं चलती हैं। ये हो सकता है लू केवल उत्तर भारत में चल रही हो, दक्षिण भारत में नहीं चलती, है ना, किसी और देश में नहीं चलती। काल बैसाखी कहाँ चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, ठीक है। तो ये केवल बांग्लादेश में चल रही है, तो ये क्या होती है, स्थानीय। ये गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। फिर आते हैं दैनिक पवन। अब ये दैनिक पवन यानी डेली जो ब्रीज होती है या डेली विंड्स होती है, वो कैसी होती हैं। एक तो स्थल समीर होती है, ठीक है, स्थल समीर यानी कि लैंड ब्रीज, इसको लैंड ब्रीज बोला जाता है, लैंड ब्रीज। और एक सागर समीर होती है, इसे सी ब्रीज बोला जाता है, ठीक है। तो इनको हम आगे देखते हैं। तो 3 तरह की पौने हो गई यहाँ पे। सबसे पहले हम इनको छोटी वाली जो है इनको देख लेते हैं, यानी जो सबसे लास्ट में आती है दैनिक पौने, इनको देख लेते हैं। दैनिक पौने 2 प्रकार की होती हैं, स्थल और सागर समीर। जो स्थल समीर है, ठीक है, जो स्थल समीर है या घाटी समीर इसको बोलते हैं, नहीं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जो स्थल समीर है और जो सागर समीर है, ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर पर्वत और घाटी समीर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, हाँ, स्प्रेड,
देखिए ये आपका स्थल हो गया, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्थल हो गया, ये क्या हो गया आपका जल हो गया, ये जल हो गया, ये आपका स्थल, ये आपका जल, ठीक है। तो आपको पता है दिन में सूरज की रोशनी स्थल पर पड़ती है, हालांकि समुद्र पर भी पड़ती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो है जल जो है वो देर से गर्म होता है, ठीक है। जल क्या है, जल जो है वो देर से गर्म होता है, तो समुद्र क्या होगा, देर से गर्म होगा। लेकिन स्थल क्योंकि ये ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता है, इसलिए हम इस पे अगर कोई तापमान या कुछ भी डाल रहे हैं तो ये जल्दी गर्म होगा। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल गर्म होगा तो दूसरे को गर्म होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हीट जनरेट हो जाती है बहुत जल्दी, तो स्थल में जल्दी से हीट जनरेट होगी। जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं गर्म होने में। अब होगा क्या, स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक, जल्दी गर्म हो जाएगा। इसलिए जो जल समीर है, जल समीर वो दिन में चलती है। कब चलेगी ये दिन में चलेगी, ठीक है। और ये दिन में चलेगी तो आपको पता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो आपको पता है कि स्थल क्या है, वो गर्म हो गया है। क्या हो गया है, स्थल हो गया है गर्म, ठीक है। स्थल क्या हो गया, यहाँ पे गर्म हो गया है, ये काफी गर्म हो जाता है स्थल, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा आपका हाई प्रेशर समुद्र में, यहाँ पर बनेगा आपका लो प्रेशर, ठीक है। तो दिन में जब स्थल गर्म हो जाएगा, पानी अभी समुद्र ठंडा ही होगा कुछ मात्रा में, तो हवा कैसे चलेगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। हम्म, तो हवा कैसे चलेगी, यानी सागर से सागर से सागर से हवा जाएगी स्थल की ओर। यानी जो सागर समीर है वो दिन के समय चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछा जाता है आपका, ठीक है। स्थल जल्दी गर्म होगा दिन में क्योंकि धूप पड़ रही होगी, इसलिए जल इस इन कंपेयर टू लैंड धीरे गर्म होगा। इसलिए जो सागर समीर है वो दिन में चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और वहां पे लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा। इसलिए सागर से हमेशा समीर दिन में किस ओर चलेगी, स्थल की ओर चलेगी, ओके, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये दिन में चलेगी, कौन सी, सी ब्रिज। अब हम जस्ट अपोजिट इसके देख लेते हैं, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कब चलेगी, ठीक है। तो अब हम लैंड ब्रिज की बात करते हैं। अब लैंड ब्रिज या स्थल समीर, स्थल समीर, स्थल समीर, ठीक है। अब ये स्थल समीर जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। मान लिया आपका ये क्या है, आपका स्थल है, ठीक है, ये स्थल है। और मान लिया आपका ये क्या है, ये जल है, ठीक है, ये आपका जल है, ये समुद्र है, ठीक है। तो अब ये कब चलेगी, लैंड ब्रिज कब चलेगी या स्थल ब्रिज कब चलेगी, तो ये किस समय चलेगी, ये चलेगी रात के समय, ठीक है। कब चलेगी, रात के समय, रात में। ये नोट्स बना लीजिएगा, ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, हालांकि मैंने बता दिया है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आते जा रहे हैं महाद्वीपों में वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। शिट, स्वेट, ये आपका स्थल हो गया, ये आपका जल हो गया, सागर, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं स्थल समीर, जो चलेगी रात में, रात में चलेगी ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आपका स्थल हो गया,
ये आपका जल हो गया यानी समुद्र हो गया। तो आपको पता है कि रात में एडियाबैटिक हीटिंग के कारण, यानी एडियाबैटिक जब हीटिंग होती है, ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है। उसके बाद रात में ये जो होता है वो ठंडा, जल्दी गर्म भी होता है लैंड और जल्दी ठंडा भी होता है लैंड, ठीक है। तो जब ये प्रकाश का जब फैलाव हो रही है, जब पृथ्वी ठंडी हो रही होगी, ठीक है, जब ठंडी हो रही होगी, जब इसको लॉन्ग वेव लेंथ बोलते हैं, यानी प्रकाश का जो लॉन्ग वेव लेंथ होता है, जब इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जॉर्व हो जाता है, जब पृथ्वी ठंडी होती है, तब ये यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, क्योंकि पृथ्वी हो गई होगी ठंडी, यानी लैंड हो जाती है ठंडी। अब आपको पता है यहाँ पर लो प्रेशर, जहां चीजें ठंडी होगी वहां हाई प्रेशर बनेगा। जहां चीजें, समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है तो ये रात तक गर्म होगा। अब क्योंकि भूमि की गर्मी यानी स्थल की गर्मी भी इसी में आ जाएगी थोड़ी बहुत, है ना, तो समुद्र रात तक गर्म होता है। तो अब यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, क्या बनेगा, लो प्रेशर, ठीक। अब ये लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलने लग जाती हैं रात में। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यानी रात में चलेगी आपकी स्थल समीर, ठंडी हो जाती है इसलिए स्थल पर हाई प्रेशर बनेगा, समुद्र गर्म होता है इसलिए यहाँ लो प्रेशर बनेगा। और वही उलट हो जाएगा, दिन में कौन सी चलेगी, तो दिन में चलेगी, दिन में चलेगी आपकी सागर समीर, ठीक, सागर समीर चलेगी इधर से इस तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि दिन में सूरज की गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तापमान काफी हो जाता है, पृथ्वी जल्दी से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं आपकी क्लियर। ओके, तो बिफोर मूविंग टू ग्लोबल विंड्स और जो लोकल विंड्स होती हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने जान लिया है स्थल समीर और सागर समीर को, ठीक है। वैसे ही हम आगे देखेंगे लोकल विंड। लोकल विंड क्योंकि एक स्थान विशेष में चलती है इसलिए इनके बारे में हम देखेंगे, भारत में अलग, अफ्रीका में अलग, है ना, उत्तरी अमेरिका अलग, यूरोप में अलग, इनके बारे में हमने जान लिया है। अब आगे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है, कहाँ पे इनको क्या कहा जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं घाटी समीर और सागर समीर, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है घाटी समीर और सागर समीर। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बनाया हुआ है, हाँ, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको फिगर के थ्रू, ठीक है, ये आपकी है घाटी समीर, ये आपकी घाटी समीर होगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी घाटी है, ये आपका पर्वत है, ठीक है, जस्ट लैंड की तरह ही ये सेम है, यानी जो सिर्फ स्थल जो पवन और सागर समीर जो चल रही थी वैसे ही यहाँ पर होगा, आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। दिन में सूरज की किरणें पर्वतों पर, क्योंकि पर्वत ऊंचे होते हैं, यहाँ पर बहुत तेजी से हमारे पास वायुमंडल बहुत नैरो हो जाता है, गैसेस की कमी हो जाती है, तो एकदम जो तेज धूप आगे इन्वायरमेंट में फैल जाती है, ठीक है, बहुत तेजी से धूप लगती है, तो ये पर्वत क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब ये गर्म हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, है ना, ऊपर बनेगा चोटियों पे लो प्रेशर दिन में, और वही घाटियों में क्या बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा हाई प्रेशर, ठीक, क्योंकि घाटियां अभी ठंडी होगी, शुरुआत में अभी घाटियां ठंडी होंगी। आपको पता हो कभी दलदली क्षेत्र में जाइएगा जहां पर पानी थोड़ा सा गीला या थोड़ा सा दलदली क्षेत्र हो, तो वहां पर देखिएगा, वहां पर गैसों के निष्कर्षण और गर्मी की वजह से रात में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, रात वाला जो एरिया होता है दलदली क्षेत्र वो ज्यादा गर्म होता है। तो जहां पर वही रात ऊंचाई पर जाएंगे तो सूखा स्थान होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये पर्वत क्या होंगे, रात में ठंडे होंगे, दिन में क्या होंगे, गर्म होंगे। क्यों, क्योंकि धूप सामने से आ रही है, पर्वत ऊंचे हैं तो इनके सब समीप पड़ते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी गैसेस का प्रभाव यहाँ कम हो जाता है वायुमंडल में, इसलिए इन्वायरमेंट की जो एक तरह से चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, तो इन पे सीधे पड़ेंगे, आपके धूप है सीधे पड़ेगी, ये गर्म हो जाएगा, पर्वत क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, यहाँ बनेगा लो प्रेशर, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर, तो यहाँ पे चलने लग जाती है घाटी समीर। कौन सी समीर,
घाटी समीर, ठीक है। ये चलेगी आपकी घाटी समीर। घाटी समीर यानी घाटी से पर्वत की ओर जो चलेगी उसको घाटी समीर कहेंगे। ये चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे पर्वत दिन में क्या होंगे, गर्म होंगे। ये दिन के समय चलेगी घाटी समीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिन में, ठीक है। घाटी समीर कब चलेगी, दिन में। वहीं जस्ट उलट हो जाएगी कि आपकी पर्वत समीर जो है, ठीक है, जो पर्वत समीर है वो कब चलेगी, तो वो रात में चलेगी, है ना, रात में चलेगी। कैसे चलेगी, क्योंकि पर्वत यहाँ पर सूरज भाई ढल चुके होंगे, है ना, सूरज जी छुप चुके होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके ठंडे। पर्वत क्या हो जाएंगे, ठंडे। पर्वत जब ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। वहीं रात में जो घाटियां तंग होती हैं, गीली होती हैं, बर्फ पानी होता है, तो ये क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं घाटियां, ठीक। अब जब गर्म हो जाएंगी घाटियां तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा लो प्रेशर, ठीक, यहाँ लो प्रेशर बनेगा। इसलिए जो पर्वत समीर है, पर्वत समीर, वो कब चलेगी, रात में चलेगी, ठीक, रात में। तो पर्वत समीर पर्वत से घाटी की तरफ चलेगी, पर्वत से घाटी की तरफ, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक, ये रात में चलेगी। और घाटी समीर दिन में चलेगी, याद रखिए। क्यों, क्योंकि सीधा सा फंडा है, पर्वत दिन में गर्म होंगे और घाटियां दिन में गर्म होंगी, रात में गर्म होंगी और पर्वत क्या होंगे, ठंडे होंगे, ठीक है। चलिए, इतना हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं हम ग्लोबल विंड्स के बारे में। अभी हमने इनको छोड़ रखा है, अभी हमने लोकल विंड्स को छोड़ रखा है। क्यों, क्योंकि लोकल विंड तो हर जो द्वीप की या महाद्वीप या फिर देश की होती है वो अलग अलग होती है, तो हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे, स्थान विशेष में चलती हैं। अब हम देखेंगे ग्लोबल विंड्स के बारे में, या वैश्विक पवनें जो अपनी दिशा दशा नहीं बदलती हैं। पहली व्यापारिक पवन, फिर आपकी हो जाएगी पछुआ पवन, व्यापारिक ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन, ध्रुवी यानी पोलर विंड्स, ठीक है। अब इनके बारे में आगे हम देखते हैं। दिया है, जैसे मैं आपको डायग्राम फिगर से स्पष्ट कर चुकी हूँ, ये उपोष्ण उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न दाब की ओर चलती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा की ओर चलती है, यानी जो व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है ये, इसकी बात कर रहा है व्यापारिक पवनों की, ये सेंटेंस जो है, ठीक। तो ये कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ये ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे चलेंगी ये। कैसे, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बन रहा होगा, यही तो कह रहा है उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है। ये उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट है, ये भी उपोष्ण ये हाई प्रेशर जोन है, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। तो ये दोनों उच्च दाब वाली पेटियां हो जाती हैं, ये क्या होती है, लो प्रेशर वाली पेटी होती है। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखा की ओर यानी निम्न दाब की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में, ये मैंने डायरेक्शन आपको वही बताई थी, ये वही दिया है, तो डायरेक्शन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, तो वहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार में नहीं याद आता है तो आप बार बार डायग्राम फिगर देखिए, आपको जरूर याद होगा, ठीक है। पछुआ पवन की बात कर लेते हैं। ये है आपकी पछुआ पवन, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा, पछुआ पवन, ठीक। ये उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। कैसे चलेंगी ये, तो ये चलेंगी आपकी, ये आपकी चलेंगी इस तरह से, ठीक, इस तरह से। ये आपका क्या था, ये हाई प्रेशर जोन था, यही तो बोल रहा है यहाँ पे, ये भी हाई प्रेशर जोन था, है ना, हाई प्रेशर जोन था। तो ये वाली जो है इस तरह चलेगी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध आपका, है ना। तो हाई प्रेशर से पोलर जो ध्रुवी है उस लो प्रेशर की ओर चल रही है, ठीक है। ये लो प्रेशर और ये लो प्रेशर, यानी इधर से इधर चल रही है, ठीक। तो ये क्या था, उपध्रुवी लो प्रेशर था, ये भी उपध्रुवी लो प्रेशर जोन है, ठीक है, ये बेल्ट जो है। तो कहां से चलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, ठीक। अब इनकी बारी देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है सेंटेंस यहाँ पे पढ़ के।
हम्म उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब ढाल की ओर चलती हैं। इनकी दिशा व्यापारिक पवनों के विपरीत होती है। मैंने आपको दिखा दिया, फिर से दिखा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, इसमें मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि बार बार चीजें बता दूं आपको, है ना। तो ये है आपकी पछुआ पौने, ये क्या है आपकी व्यापारिक पौने। ठीक, तो व्यापारिक पौने ऐसे चल रही है, ये जस्ट इनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, विपरीत दिशा में चल रही है। ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। ये देख लिया हमने, व्यापारिक पौने के विपरीत होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इनकी दिशा होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इनकी दिशा होती है। ठीक, दिशा आप देख लेना क्योंकि मैंने बता दिया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना भी दिया है आपको फिगर। ये है व्यापारिक पछुआ पौनों की, किसकी, पछुआ पौनों की डायरेक्शन, पछुआ पौनों की डायरेक्शन किधर से चलेंगी, है ना। अब यही वाली जो पौने हैं पछुआ पौने, क्योंकि मैं आपको मैप दिखाऊं, अगर वर्ड का मैप दिखाऊं तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं वर्ड मैप दिखाऊं आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी एक चीज, वो ये है कि देखिए, अगर हम पृथ्वी को बीच से बांटे यहाँ से, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, यानी विषुवत रेखा हो गया। अब इसी विषुवत रेखा के ये वाला उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध हो गया ये। ठीक, और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब इसके उत्तर में देखेंगे तो थल जो है या स्थल जो है, लैंड जो है वो ज्यादा है। ठीक, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, मोस्ट ऑफ द पार्ट साउथ अमेरिका, मतलब थोड़ा सा पार्ट जो साउथ अमेरिका का वो उत्तरी गोलार्ध में, मोस्ट ऑफ अफ्रीका का जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध में, यूरोप पूरा उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया पूरा उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण में क्या है, लैंड की कमी है, यानी भूमि बहुत कम है। जैसे इसका भाग जो है दक्षिण अमेरिका का वो मैक्सिमम पार्ट इसमें आ जाएगा, अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट या आधा कम से कम आ जाएगा, आधे से थोड़ा कम, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो आ जाएगा, और अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है दक्षिणी ध्रुव का जो अंटार्कटिका है वो पूरा जमा हुआ है बर्फ के कारण, है ना, पोल्स पे स्थित है। तो देखेंगे इस वाले दक्षिणी गोलार्ध में स्थल लैंड की, या एक तरह से कहें लैंड की कमी है, समुद्र ज्यादा है। ठीक, ये प्रशांत महासागर, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर, ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और इधर दक्षिण महासागर। तो ये पूरे सागरों का विस्तार ज्यादा है, पानी ज्यादा है, स्थल क्या है उसकी कमी। स्थल सारा क्या कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी सारे देश महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पाए जाते हैं, तो स्थल क्या है ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिण में पानी की अधिकता है, इसलिए जो पवने हैं वो पानी पर फ्रिक्शन करते हुए तेजी से चलती हैं। जहां स्थल से टकराती हैं उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड लो हो जाती है। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि पानी है, स्थल कम है, तो इनकी स्पीड यहाँ क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, जब पवने कभी स्थल से टकराएंगी तो वो धीमी हो जाती है इनकी स्पीड, और जब जल पे चलती हैं तो फ्रिक्शन यानी घर्षण करते हुए बहुत तेजी से साए साए करके चलती हैं। ओके, तो यहीं पे मैं वही चीज बता रही हूँ कि जो पानी से गुजरेंगी हवाएं तो साए साए आवाज करती हुई चलेंगी। ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसी आधार पर, इसी आधार पर पौनों को, जो वेस्टर्लीज हैं यानी जो पछुआ पौने हैं, पछुआ पौने जो हैं, जब इस क्षेत्र में चलेंगे, यहाँ पर इनका जोन यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ स्थान है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आवाज नहीं करेंगी, ये ज्यादा कुछ हंगामा नहीं करेंगी। वहीं जब इस ओर चलेंगे तो ये आवाज बहुत करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे हाईवे मिल जाता है इनको भगाने के लिए, गाड़ी क्या मिल जाता है, हाईवे, खुला हाईवे मिल जाता है, कोई हिंड्रेंस नहीं, बीच में कोई रुकावट नहीं, तो एकदम साए साए करते हुए चलती हैं। ठीक, तो इसीलिए यानी स्पीड बहुत तेज होती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर स्थल की कमी है, पानी ज्यादा है, तो इनको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज को 40 डिग्री अक्षांश पर, यानी आपको 40 डिग्री अक्षांश पर, पहले देख लीजिए, यानी ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है उसके बाद कहीं पर तो आपका 30 होगा। ठीक, या 23.5 है, ये साढ़े मान लिया 23.5 है। ठीक है, यहाँ पर आपका 23.5 है, 23.5 है,
तो कहीं पे तो 30 आएगा, 30। तो ये तो 40 डिग्री अक्षांश होगा, जहां पर 40 डिग्री अक्षांश होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। और कहीं पे तो 60 डिग्री अक्षांश होगा, है ना, 50 मान लिया, 40 के बाद 50 आएगा, 50 डिग्री। और कहीं पे जाके 60 डिग्री अक्षांश आएगा, है ना। जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पर अक्षांशों ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाएगी डिस्टेंस, है ना। तो जैसे ही 40 डिग्री अक्षांश पर ये गुजरती हैं, तो इनको गरजता चालीसा बोला जाता है, रोअरिंग फोर्टीज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये कॉन्सेप्ट में भी पूछा जाता है, या आपके फैक्चुअल में भी पूछ लेगा। उनको गरजता चालीसा 40 डिग्री अक्षांश से बोला जाएगा। 50 डिग्री अक्षांश पर जब यहाँ पहुंचती हैं इधर आके, तो इनको प्रचंड पचासा बोला जाता है, यानी बहुत तेज स्पीड। यहाँ पर तो स्पीड इनकी तेज है, तब इनको गरजती हैं, ये बहुत रोअर करती हैं, ठीक है, जैसे शेर की तरह दहाड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद ये 50 पे पहुंचेंगे दक्षिण में, तो ये और प्रचंड हो जाती है, इनकी स्पीड और तेज हो जाती है, तो यहाँ प्रचंड पचासा बोला जाता है। 60 डिग्री चांस से पढ़ेंगे तो ये और तेज हो जाएगी इनकी स्पीड, अब इनको चीखता साठा बोला जाएगा, यानी बहुत तेजी से आवाज करती हुई समुद्र पे जाती हैं, इसलिए इनको चीखता साठा बोला जाता है। फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों ही चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं, ओके, तो इनको ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फिगर के थ्रू, ओके। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में जहां पर ये 40 डिग्री अक्षांश पे पहुंचेंगे, 40 डिग्री, ठीक है, वहां पर आप इनको रोअरिंग फोर्टीज बोल दिया जाएगा, यानी चीखता गरजता चालीसा। फिर जहां पर ये पहुंचेंगे 50 डिग्री पर, यहाँ पर इनको बोला जाएगा चीखता साठा, ठीक है। चीखता क्या है, रोअरिंग 50s करके समथिंग है। फिर उसके बाद में आएगा स्क्रीनिंग 60s, यानी एकदम तेजी से चीखती हुई जाती है 60 पर, 60 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पानी ही पानी है, देखिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे लैंड की कमी है, तो स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड और बढ़ेगी जैसे ध्रुवों की तरफ ले जाएंगे, ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये हो गया आपके ध्रुवीय पौने, देख लेते हैं, यानी ग्लोबल विंड्स में व्यापारिक हो गया और पछुआ पौने हो गई। अब ध्रुवीय पौने देख लेंगे। ध्रुवीय पौने जो है ध्रुवी उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलने वाली ठंडी पौने हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये वाली ये ध्रुव से है, ये उपध्रुवी उच्च दाब पेटी से, यानी यहाँ हाई प्रेशर बनता है, ये आपको पता है कि आपको लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पर जब आएंगे ये लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर मैं सही से दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ। ये पोल से जब इधर आएंगी, ठीक है, इधर की तरफ आएंगी, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक। जैसे आपकी पछुआ पौने जो चल रही थी, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही थी ना, हाई प्रेशर यहाँ जनरेट होता है, यहाँ लो प्रेशर। तो इधर की उपध्रुवी पौने जो है उच्च प्रेशर से वो भी आ रही होंगी, और ये पछुआ पौने भी उच्च वायुदाब से लो प्रेशर की ओर, हमेशा हवा लो प्रेशर की ओर ही चलती है। तो सेम ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, ओके, सेम ऐसे ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, और यहाँ हाई प्रेशर, ठीक, इतना समझ में आ गया। मूव टू नेक्स्ट। उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलने वाली ठंडी पवनें हैं। ऑफकोर्स ठंडी होंगी, जो ध्रुवों पर चल रही हैं, दोनों ही दिशा, दोनों ही पोल से आ रही हैं। इनकी दिशा व्यापारिक कोणों के समान होती है। तो बहुत बारीकी से पढ़िएगा, आपसे एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई स्किप मत करिएगा कृपया करके। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया शॉर्ट में, अपोजिट चलती हैं, यानी व्यापारिक पौने पछुआ पौने के क्या अपोजिट चलती हैं। ध्रुवीय और व्यापारिक क्या है, वो समांतर चलती हैं, यानी इनकी दिशा एक समान होती है, ठीक है। अब आते हैं स्थानीय पौनों की बात करते हैं, ये हो गई। बात करते हैं स्थानीय पौनों की। स्थानीय पौनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफ्रीका की सिरा को, ठीक है, सिरा को। सबसे पहले हम देख लेते हैं विजुअल्स, अफ्रीका में कौन कौन सी पौने चल रही हैं, लोकल विंड्स जो हैं। तो लोकल विंड्स हम देख लेते हैं, उसके बाद में बढ़ेंगे आगे। हालांकि मैंने शायद लोकल विंड्स केवल यहाँ की नहीं ली हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की ले ली है मैंने यहाँ पे।
पूरे वर्ड की मैंने यहाँ ले लिया, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम केवल अफ्रीका की अभी यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में शिराको की बात कर रहे हैं, सहारा मरुस्थल में चलती है, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल से होकर चलती है। सहारा आपको पता है कि गर्म मरुस्थल है, ये हवा भी, पवन भी गर्म होगी, ठीक। फिर ये खमसिन मिस्र में चलेगी, आपकी कहाँ चलेगी, मिस्र में, तो ये भी गर्म होगी क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान पूरा विस्तृत हुआ है सहारा का, ठीक है। उसके बाद आपकी चलेगी हैमिल्टन, ठीक है। कौन सी, हरमिल्टन। हरमिल्टन ये चलेगी यहाँ पे आपकी गिनी के पास, पश्चिमी सहारा में, ठीक है। ये भी गर्म पवन है क्योंकि ये इक्वेटर से गुजर रही होगी, तो यहाँ आसपास का क्षेत्र गर्म ही होगा। उसके बाद चलती हबूब, ठीक है। हबूब यहाँ पे इथियोपिया में चलेगी। उसके बाद यहाँ पे चलेगी आपकी बोग। बोग ये साउथ अफ्रीका में चलेगी, ठीक। तो अफ्रीका की इतनी सारी पौने हमने देख ली, इनको छोटी छोटी और पौने हैं वहां देखेंगे। तो सिराको इम्पोर्टेंट है, खमसिन मिस्र, हैमिल्टन जो पश्चिमी अफ्रीका से चलेगी, हबूब इथियोपिया में चले, सूडान में चलेगी, इथियोपिया और सूडान में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड की जितनी भी है, अर्जेंटीना में पंपेरो चलेगी, ये ठंडी है आपकी, ठीक है। मैं जब अर्जेंटीना या दक्षिणी अमेरिका पढ़ाऊंगी तब मैं सारी चीजें वहां डिस्कस करूंगी। वहीं पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका में चिनूक चलती है, ठीक है, ये भी ठंडी पवन है। उसके बाद ब्लिजर्ड चलती है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो और है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर चलती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर होगी आपकी, और यहाँ पे न्यूजीलैंड में सदर्ली बस्टर आएगी, सदर्ली बस्टर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी सदर्ली बस्टर, ये सदर्ली बस्टर न्यूजीलैंड, ये ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलेगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम यूरोप में आ जाते हैं, तो मिंस्ट्रल होगा फ्रांस में, लेवोंट होगा पुर्तगाल स्पेन में, ठीक है। फोन होगा यहाँ स्विट्जरलैंड में, बोरा यहाँ पे जो इटली, इटली के पास आएगी। तो ये सारी लोकल विंड्स यहाँ पे चलेगी। भारत में लू हो जाएगा, बांग्लादेश में काल वैसाखी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अफ्रीका के पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट अफ्रीका। सिराको, सिराको देख लिया हमने, ये सारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली गर्म शुष्क लाल धूल से भरी पवन है। भूमध्य सागर को जब ये पार करती है तो अपने साथ नमी लेकर इटली में लाल वर्षा या खूनी वर्षा कराती है, जिसको खूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मान लिया आपका ये अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ से कहीं से चलेगी सिराको, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल है। यहाँ से जब ये चलेगी तो इधर जाएगी पार करते हुए, यहाँ आपका भूमध्य सागर है, ये क्या है आपका, ये सागर है आपका, ठीक है। इसको ब्लू से कर देती हूँ ताकि आप समझ जाए, ये पूरा सागर है, भूमध्य सागर, ठीक। इसके जस्ट ऊपर आपका इटली होगा, क्या होगा, इटली, यूरोप में स्थित है, इटली में, ठीक। यहाँ से हवा जाएगी तो इटली सागर को पार करेगी, सागर से नमी उठाएगी, नमी उठा के, इसमें धूल होती है, लाल धूल भरी होती है रेगिस्तान की, तो नमी उठाती है यहाँ से सागर से भूमध्य, और इटली में जाके वर्षा करा देती है। क्योंकि इसकी जो धूल होती है वो लाल होती है, इसलिए यहाँ पर इसको जो है रेड रेन करवाती है, यानी रेड रेन की तरह, यानी लाल वर्षा होती है यहाँ पे, इसलिए इसको खूनी वर्षा का नाम दिया गया। और कोई यहाँ पे कोई जादू टोना वाला नहीं है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। इसी को जो सिराको है, इसको लीबिया में गिबली, ट्यूनिशिया में चीली बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये सिराको, तो यहाँ पर आपका लीबिया पड़ेगा, यहाँ पे लीबिया होगा, तो लीबिया में गिबली बोलेंगे, और ट्यूनिशिया ऊपर है आपका ट्यूनिशिया, तो यहाँ पर चिली बोलेंगे। लीबिया में गिबली, ट्यूनिशिया में चिली, ठीक। तो ये सिराको का ही छोटा पार्ट है जो जगह जगह पर लोकली नामों से जाना जाता है। खमसिन, खमसिन मैंने बताया था आपकी मिस्र में चलेगा, उत्तरी सहारा मरुस्थल में। ये भी गर्म होती है, धूल भरी होती है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है तो धूल भरी अवश्य होगी। हरमटन, हरमटन जो है, ये हैमिल्टन जिसको मैं पढ़ रही थी, ठीक है, ये हैमिल्टन है एग्जैक्टली। इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भाई लोगों की मदद करती है। कैसे, ये सहारा मरुस्थल में पश्चिमी सहारा में बहती है, गिनी की ओर चलने वाली गर्म धूल भरी आंधी है, ठीक है। ये यहाँ पर चलती है, ये गिनी की खाड़ी है, यहीं पर गिनी के पास चलती है, ठीक। तो ये डॉक्टर पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो धूल एक तरह से जो बहुत गर्मी होती है, इक्वेटर होता है यहाँ पे, यानी विषुवत रेखा होता है, तो विषुवत रेखा के कारण यहाँ बहुत गर्मी और नमी होती है, आर्द्रता होती है। आर्द्रता, ये जब गर्म पवन चलती है तो इस आर्द्रता को सुखा देती है, क्या करती है,
या गिनी के तट पर पहुंचती है तो वहां की नमी को सुखा देती है, लोगों को बीमारियों से निजात मिलती है। यानी देखते होंगे आप गर्मियों में ही सारी बीमारियां फट पड़ती हैं, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, या फिर आपकी डेंगू हो, ये सब कब होती है? सब गर्मियों में बीमारियां फट फट जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो इक्वेटर के पास वाली बीमारियां बहुत बड़ी होती हैं, यहाँ पे खूब वर्षा होती है, जब ये हवा चलती है तब क्या होता है, नमी को सोख लेती है, नमी को सोख लेती है तो बीमारियां कम हो जाती है, इसलिए इसको डॉक्टर पवन कहते हैं, यानी कि नेचुरल डॉक्टर ये बन जाती है लोगों की। ठीक है। हबूब, हबूब जो है ये सूडान में चलती है, ये भी गर्म पवन है, ये भी धूल भरी होगी क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है ज्यादातर। उसके बाद में आगे देखते हैं केप डॉक्टर। केप डॉक्टर आपके साउथ अफ्रीका में चलेगी, ये केप टाउन से होते हुए, ये ठंडी पवन है। क्यों ठंडी पवन होगी? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये इधर से मकर जाएगी, ये लगभग दक्षिण ध्रुव के करीब होता जाता है ना अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण ध्रुव के करीब होता आता है, तो ये जो है हवा ये दक्षिण ध्रुव से होकर आती है, दक्षिण ध्रुव से होकर आएगी तो अब इसलिए ठंडी होगी, इसलिए इसको केप डॉक्टर पवन, यानी केप टाउन से होकर बहती है इसलिए इसको केप डॉक्टर बोल दिया गया। ये ठंडी पवन है। हल्की डॉक्टर इसलिए भी बोला जाए क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता होगा, है ना। अब देखते हैं अफ्रीका की कृषि। अफ्रीका की कृषि, अफ्रीका की कृषि में जो दो तरह की कृषि होती है, एक स्थायी होती है, एक स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है वो कृषि जहाँ पे इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन भी बोला जाता है इसी को, तो कंफ्यूज मत होना। स्थानांतरित कृषि वो होती है जहां पर जनजातियां रहती हैं, उस क्षेत्र विशेष में अगर पेड़ पौधे हैं तो उनको काट लेती हैं, इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, पेड़ पौधों को काट देती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अपने यहाँ पूर्वोत्तर में, है ना, जनजातियां हैं कुछ, मध्य भारत में देख ले जाएंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ में देख लेंगे हम, यहाँ पर पूर्वोत्तर में हो गया, इधर उड़ीसा में हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जनजातियों द्वारा विशेष तरह परफॉर्म की जाती है कृषि। यहाँ पे पौधों पेड़ों पौधों को काट दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है, उनके जो छोटे पत्ते उत्ते बचते हैं, फिर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। इनको जोता नहीं जाता है जमीन को, केवल बीज बो दिए जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये अपने आप नेचुरली उगाते हैं। जब उग आते हैं तो इसमें 5-6 साल तक, यानी जब तक जमीन ये उपजाऊ रहती है तब तक, जब तक ये उपजाऊ रहेगी तब तक इसमें फसल उगाते रहते हैं ये लोग, बस बीज छिड़क देते हैं, फसल आएगी काट लेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। अदरवाइज जब ये अनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, तब इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो जाते हैं, वहां पर ऐसे ही पेड़ पौधों को काटेंगे ये। ठीक है, काट देंगे, जला देंगे और उसके बाद बीज डाल देंगे बिना जुताई के। जब वर्षा होती है तो ये फिर बीज उगाते हैं, फिर ये फसल 5-6 साल करेंगे, फिर ये अनउपजाऊ हो जाएंगे पर तीसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं। स्थायी कृषि नहीं होती, इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्थानांतरित कृषि। ओके, जनजातियों के द्वारा परफॉर्म की जाती है, बेसिकली जो घुमक्कड़ होती हैं। ठीक है, घुमक्कड़ जो होती हैं जनजातियां। इसके अलावा जो है स्थायी कृषि तो पता ही है, जो गांव में कृषक हमारे ज्यादातर करते हैं। ठीक है, इनके स्थायी निवास होते हैं, सारी चीजें। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले मसूले। मसूले कृषि का नाम है, पूछा जाता है बहुत, तो इसमें स्किप नहीं करना। जितना भी मैं बता रही हूँ इसमें एक भी चीज आपको ऐसी नहीं है कि जो ना पढ़ना पड़े, सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इतना छोटा सा हमारा नोट्स ही है कि उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। मसूले जो है कॉन्गो बेसिन और पूर्वी अफ्रीका में की जाती है, यानी ये आपका जो कॉन्गो बेसिन वाला कॉन्गो वाला पार्ट थोड़ा सा आ जाएगा, और ये आपका इथियोपिया हो जाएगा, सोमालिया, केन्या वगैरह, यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका और कॉन्गो बेसिन वाला पूरा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिशा आप डायरेक्शन याद रखिएगा कहाँ पे होती है। लुगांग, लुगांग जो है पश्चिमी अफ्रीका में ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। टैबी मेडागास्कर में परफॉर्म की जाती है, या मैंने आपको यहाँ पर फिगर बना दिया है। ठीक, तो ये हो गया। देन उसके बाद चलते हैं कृषि फसलें। ठीक है, कृषि फसलें, कोको, ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आया है 2024 में, 2024 में एज इट इज आया है। जहाँ जिन बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो टू द पॉइंट जैसे पढ़ाया था वैसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ और
प्लस फैक्चुअल के साथ आए हुए हैं, उन्होंने सही किए हैं, ठीक है। तो कोको, कोको का उत्पादन अफ्रीका में कहाँ कहाँ होता है? घाना, कोटे दाइवरी, नाइजीरिया। अब घाना, कोटे दाइवरी कहाँ है? आपको यहाँ पर घाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कोटे दाइवरी, यानी ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है गिनी की खाड़ी के आसपास, यहाँ पर घाना, कोटे दाइवरी छोटे छोटे देश हैं, यहीं पर परफॉर्म की जाती है। कौन सी? यानी कोको कहाँ उगाया जाएगा? घाना और कोटे दाइवरी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी 24 में पूछा गया था। बहुत बहुत अचंभित यानी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि यूपी पीसीएस 2024 में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस पुटअप कर देता है, कॉपी कर लेता है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो कोको त्रिभुज बनता है, जैसे क्रिसेंट मून हो गया, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट हो गया, या मक्का त्रिभुज हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड में नाम त्रिभुज बनते हैं जो बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता रहता है। तो एक त्रिभुज बनता है कोको नाम से, ठीक है, ये बनेगा आपका कहाँ पे? घाना में बनेगा, ठीक है, जिसमें अकरा, ये मैंने दिया हुआ है, अकरा, कुमासी, ये उधर जाएगा। उसके बाद तकुरादी, ये आपको तकुरादी, ये एक ट्रायंगल बनेगा जो घाना में बनेगा, ठीक है। इसमें 3 जो स्थान आते हैं वो आते हैं, या 3 शहर देख लें इसमें, अकरा, कुमासी, तकुरादी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कावा, कावा कहाँ है? ये मूल स्थान है इसका इथियोपिया, यानी सबसे पहले कावा जो उगाया गया वो इथियोपिया में उगाया गया, मूल स्थान है इसका, ये भी पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? इथियोपिया में, ठीक है। तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, यानी इथियोपिया, केन्या, युगांडा, यानी अब देखें तो कहाँ पे पाया जाएगा? ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका के पास, है ना। तो इथियोपिया हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, फिर यहाँ इधर आ जाएगा युगांडा वगैरह। तो इथियोपिया, केन्या याद रखना जरूरी है। उसके बाद चाय, चाय सबसे ज्यादा अफ्रीका में, केन्या में उगाई जाती है। ये वाला आपका पुराना पॉइंट है कि मात्रा में विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो केन्या होगा, है ना। और निर्यातक मूल्य में जो है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तब मैंने राइट कर लिया था, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था कि श्रीलंका है मूल्य में, ठीक है। कपास, कपास मिस्र और सूडान में उगाया जाएगा। क्यों उगाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपकी नील नदी, ठीक है, नील नदी बहती है और नासिर झील स्थित है, और कई और छोटी छोटी नदियां बहती हैं, तो यहाँ पे नदियों का पानी का सोर्स होगा कपास, वहीं पर उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर नील नदी बहुत लंबी सी है, तो यहीं पर मिस्र और सूडान में उगाया जाएगा, इधर मिस्र इधर सूडान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताड़ तेल, ताड़ तेल को इंग्लिश में पाम ऑयल कहते हैं, ठीक है। ताड़ तेल वृक्ष होता है एक, तो ये सबसे ज्यादा ये खाने के काम आता है ताड़ तेल, यानी कि तेल इसका बनाया जाता है। तो ये अ, एक अल्टरनेट सोर्स होता है, जैसे अगर हमारे पास मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल नहीं है तो ये सस्ता पड़ता है, तो और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कई बीमारियों को दूर करता है, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन माना जा रहा है। भारत इसके लिए दक्षिण पश्चिम एशियाई पर डिपेंडेंट था, जो अब खुद इसका विस्तृत यानी इसका खेती खुद करने लगा है इस साल से, तो इसको हमने प्रेफरेंस दे दी है। तो ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाएगा? जहाँ पे मैंने आपको नाइजर नदी को अब मैंने बताया था, ये वाली जो इधर से फोटा जालन से निकलेगी, इसको ताड़ तेल नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़ तेल नदी, ठीक है, ताड़ तेल नदी भी बोलते हैं इसको। अब ताड़ तेल नदी बोलेंगे यानी ताड़ तेल जो वृक्ष होंगे आसपास ज्यादा लगे होंगे, किसके पास? नाइजर नदी के पास, है ना। तो नाइजीरिया, नाइजर, गबोन में पाया जाएगा। नाइजीरिया, नाइजर याद रखिएगा, यहाँ पे नाइजर नदी गुजरती है, तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कसावा नहीं याद करते हैं, पूछा नहीं जाता है ज्यादा। अफ्रीका से तो बिल्कुल नहीं। मक्का याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मक्का जो है अफ्रीका का प्रधान खाद्यान्न है, यानी कि देखते हैं मोटे अनाज सारे अफ्रीका में पूरे, क्योंकि यहाँ पे नदियां कम है, पानी के सोर्सेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे अफ्रीका में अगर खेती का कोई सबसे बड़ा स्रोत है तो वो है मक्का, या मोटे अनाज कह लें, ठीक है, मोटे अनाज, क्योंकि ये बिना पानी के भी उगाते हैं, ठीक है, अच्छी खासी फसल हो जाती है कम पानी में। तो ये मोटे अनाज का मोस्ट मतलब ज्यादा सोर्सेज जो है वो अफ्रीका में अवेलेबल है। ओके, तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे में अधिकांश रूप से उगाया जाता है, ठीक है। मक्का का त्रिभुज जो बनता है वो साउथ अफ्रीका में बनता है, मैंने कोको का बताया था अभी, कोको का घाना में बनेगा, और मक्का का जो त्रिभुज होगा वो साउथ अफ्रीका में बनेगा। उसके बाद आते हैं चावल, चावल, चावल जो है मिस्र, क्योंकि मैंने बताया था जहां से नदियां गुजरेंगी पानी वाली जो चीजें होती हैं वो यहीं से उगाई जाएंगी। तो आपका कपास बहुत पानी प्रिय है, ठीक, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इनको, तो ये मिस्र सूडान में उगाया जाएगा। फिर चावल मिस्र और सूडान में नील नदी घाटी के क्षेत्र में, ठीक है।
ओके। उसके बाद मॉरिशस जो आता है, एक छोटा सा देश है आपका मॉरिशस, यहाँ पे पड़ेगा मॉरिशस। तो ये अफ्रीकन देश है, यहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो ये मॉरिशस की चीज हो गई, पूछ लेता है यहाँ से। अब देख लेते हैं हम खनिज। खनिज क्या है अफ्रीका के? तो अफ्रीका का सबसे पहले यहाँ पे सोना देखते हैं। तो सोना का कोई अयस्क नहीं होता, ऑल ओवर दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऑल ओवर। सोने का कोई अयस्क नहीं होता है, ठीक। ये शुद्ध रूप में पाया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये जो अगर देखा जाए अफ्रीका में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ, यानी माइनिंग कहाँ की जाती है, खदानें कहाँ पे हैं? तो जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, यानी साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में देखेंगे हम। मोस्टली मोस्टली जो है साउथ अफ्रीका में पाएंगे, है ना। ये जो साउथ अफ्रीका वाला क्षेत्र है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे जोहान्सबर्ग, फिर यहाँ प्रिटोरिया हो जाएगा, क्लिकस ड्राई, विटवाटरसलैंड, ठीक है। ये सब कहाँ के क्षेत्र हैं? साउथ अफ्रीका के क्षेत्र हैं। ओके। तो सोना सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में कहाँ कहाँ निकाला जाएगा? जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, क्लिकर्सड्राय, विटवाटरसलैंड। अभी आप पूछेंगे याद कैसे होंगे? रटना नहीं है आपको। अगेन फिर वही चीजें आपको मैपिंग के थ्रू देखना है शहरों को। उसके बाद आपको कई रोज देखते रहना है, या 2-3 दिन का गैप लेके बस देखते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे। रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके। अब आते हैं हीरा। सोने की बात हो गई, अब देखते हैं हीरा। हीरा। हीरा जो है किम्बरले खान है, एक माइनिंग एरिया है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो एक माइनिंग एरिया है यहाँ पर किम्बरले, क्योंकि यहाँ पर किम्बरले हीरा पाया गया था, ठीक है। हीरे का नाम भी किम्बरले था, ये बहुत बड़ा साइज का था, ठीक। तो ये सबसे पहले यहीं पे पाया जाता, तो इसका नाम रख दिया गया खान का, किम्बरले माइन, ठीक है, या किम्बरले खान। तो जो किम्बरले हीरा है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। माइनिंग एरिया भी किम्बरले का साउथ अफ्रीका में ही है, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर जो है, और साउथ अफ्रीका में और क्या क्या पाया जाता है? क्रोमियम, ये पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटिनम। अगर इन तीनों की बात आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटिनम कहाँ पाया है? तो यह सबसे ज्यादा कहाँ पाया था? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीश। मैग्नीश आपको मैचिंग के लिए आए, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर मैचिंग के लिए आते हैं। कौन सा शहर में कौन सी माइनिंग होती है और किस देश में होती है, ठीक है। तो शहर के लिए ज्यादा, यानी शहर, शहर और माइनिंग एरिया यानी खाने, खाने आपसे पूछता है, ठीक। तो इस तरह से मैचिंग के लिए आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीश। मैग्नीश का आपका उत्पादन कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका के पोस्टमार्टबर्ग। कहाँ पे? पोस्टमार्टबर्ग अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का। याउंडे जो कैमरून का है, ठीक है। अब कैमरून देखेंगे कहाँ पे, ये तो साउथ अफ्रीका हो गया, अब यहीं पे पोस्टमार्टबर्ग कहीं होगा। कैमरून आपका यहाँ पे है, ठीक है। कैमरून आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? याउंडे, ठीक। तो मैंगनीज दो जगह पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं औद्योगिक हीरा, यानी इंडस्ट्रियल जो हीरा होता है। अभी हमने किम्बरले की बात की थी, किम्बरले तो साउथ अफ्रीका में पाया जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल जो होता है औद्योगिक हीरा, उसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? डीआरसी। डीआरसी यानी कि जो आपका बोलते हैं कॉन्गो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये आपका डीआरसी कहलाता है, ठीक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य इसको बोलते हैं, नहीं लोकतांत्रिक गणराज्य इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डीआरसी के बाद जाम्बिया, यानी यहाँ पे जाम्बिया होगा आपका, यहाँ पे। तो ये दो जगह पाया जाएगा, कहाँ कहाँ? औद्योगिक हीरा डीआरसी यानी कॉन्गो और जाम्बिया में, ठीक है। तांबा और कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। तांबा और कोबाल्ट डीआरसी अगेन और जाम्बिया, यानी दोनों चीजें, औद्योगिक हीरा और तांबा कोबाल्ट दोनों ही डीआरसी और जाम्बिया में पाए जाएंगे। टिन नाइजीरिया में पाया जाएगा, मैंने कहा था यहाँ पे आपका एक पठार है, कौन सा पठार? फाउटा ज्वालन। ये यूरेनियम के लिए भी फेमस है, यूरेनियम के लिए भी फेमस है और टीन के लिए भी फेमस है, ठीक। तो दोनों चीजें यहाँ पे गिनी में पाई जाएंगी आपकी। हाँ नाइजीरिया यहीं पे आएगा आपका। नहीं, टिन जो है वो नाइजर के पठार में पाया जाएगा, ठीक है, ये नाइजीरिया में है। और जो बॉक्साइट होगा वो होगा फोटा ज्वालन गिनी में, ठीक है। टिन नाइजीरिया के नाइजर पठार में। मैंने यहाँ पे एक्रोनिम बनाया था कि टीन को जोश आ गया, ठीक है। टीन को बहुत कुछ खा लिया है तो जोश आ गया, तो ये कहाँ पाया जाएगा? जोश के पठार में या फिर नाइजर के पठार में, ठीक है। और बॉक्साइट,
बॉक्साइट क्या, बॉक्साइट की ज्वाला फूटी, यानी बॉक्साइट में हमने आग लगा दी तो इसमें ज्वाला फूट जाएगी, तो ये कहाँ से पाया जाएगा, फोटा ज्वलन से। अब इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लो, बस मेरा अपना सिस्टमेटिक वो चलता है। अब फास्फेट, फास्फेट ये मोरक्को में पाया जाएगा, ठीक है, विश्व का बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको मोरक्को होगा, ठीक है, यहाँ पे फास्फेट पाया जाएगा। देन उसके बाद प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, ये अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, सूडान, अंगोला में पाया जाएगा। आपको पता होगा पेट्रोलियम गैस ये जो पाए जाते हैं वो समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे देश हैं इधर यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी अल्जीरिया हो जाएगा, फिर इधर नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक, मिस्र हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, अंगोला हो जाएगा, यहाँ पे सब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाया जाएगा, ठीक है। रेगिस्तानी एरिया जो तट से सटा हुआ है। कोयला, कोयला अफ्रीका में कहाँ पाया जाएगा, साउथ अफ्रीका के बिट बैग क्षेत्र में, यानी जो खान है साउथ अफ्रीका की कौन सी है, कोयले की, बिट बैग, और दूसरी जिम्बाब्वे की बंकी क्षेत्र, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि कोयले की खान कौन सी है इसमें, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि बिट बैग जो है वो कोयले की खान है, बंकी क्षेत्र जो है वो कोयले की खान है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो, हीरे की अलग है और सोने की अलग है, ठीक है, और सबकी अलग अलग है, तो ये कोयले की स्पेशली कौन सी है, बिट बैग। नेक्स्ट आते हैं हम और जनजातियां, कि अफ्रीका में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां देखते हैं, जुलू, बोर, बंतु, जुलू, जोर, बंतु, ये तीनों जनजातियां साउथ अफ्रीका में पाई जाएंगी, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, यानी यहाँ पे कहीं पे पाई जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ होगा, तो तीनों जनजातियां दक्षिण अफ्रीका में पाई जाएंगी। इसके अलावा बुशमैन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाएगी, कहाँ पे, कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और किस देश में, बोत्सवाना में, ठीक है, ये झाड़ी में रहते हैं, इनके घर को श्रेम बोलते हैं, क्या कहते हैं, श्रेम। यानी बुशमैन कहाँ पाए जाएंगे, बोत्सवाना में, कौन से क्षेत्र में, तो कालाहारी, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट जो मरुस्थल है वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है, मरुस्थल में। और इनके ये झाड़ी में रहते हैं, यानी जो घर होते हैं इनके झाड़ियों के जैसे होते हैं, इनके घर को श्रेम कहते हैं, याद रखिएगा। अब आता है हॉटेंटाइस, हॉटेंटाट्स, ठीक है, हॉटेंटाट्स जनजाति, ये नामीबिया में पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे ये, नामीबिया में। तो अगर देखिए नामीबिया कहाँ होगा, तो नामीबिया यहाँ होगा, तो ये हॉटेंटाट्स जो है यहाँ पे पाए जाएंगे आपके हॉटेंटाट्स। ये मंगोलाइट और गोरे होते हैं, इनकी जो फीचर्स होते हैं फेशियल वो मंगोलाइट की तरह होते हैं और गोरे होते हैं, ओके। इसके अलावा ये चीज मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गई है, इसको मैं अलग से स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, ठीक है, इसको लिख के मैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक ही यहाँ पे छूटा हुआ है, एक ही जनजाति छूटी हुई है, इसको आई डोंट नो किस तरह से स्कैन नहीं हुआ प्रॉपरली, खैर इसको डाल देते हैं अभी। इसके बाद चलते हैं मसाई, मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है, आपको केन्या पता है कहाँ पे, ये केन्या आपका होगा, ये पूर्वी अफ्रीका पे यानी केन्या में पाया जाएगा। इनके घर को क्रॉल कहते हैं, ये पशुओं का खून पीते हैं, दूध में मिलाकर पशुओं से प्रेम करने वाली जनजाति कही जाती है, यानी ये पशुओं से प्रेम भी करते हैं, पालते भी हैं, उनका खून भी पीते हैं, घर को क्रॉल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं किक्यू, किक्यू भी यहाँ केन्या में ही पाए जाएंगे, ठीक है। एक तो आपका हो गया मसाई, मसाई और किक्यू, मसाई और किक्यू दोनों ही केन्या में पाए जाएंगे, और जिसमें से मसाई इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चागा, चागा जनजाति, ये किलीमंजारो पर्वत, यानी आप किलीमंजारो पर्वत कहाँ होगा, तो किलीमंजारो पर्वत आपका तंजानिया यहाँ पे है, तंजानिया यहाँ पे पाई जाएंगी, ठीक है। तो चागा जनजाति कहाँ पाई जाएगी, आपकी किलीमंजारो पर्वत के पास तंजानिया में, चाय के बागानों में कार्य करने वाली जनजाति है, चाय के बागानों में करते हैं। और इन चाय के बागानों को क्या कहते हैं, फजेंटा कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आया है पीसीएस में कि चाय के बागानों को क्या कहते हैं, तो चाय के बागानों को फिजेंटा कहते हैं। काम करने वाले जो होते हैं वो जनजातियां यहाँ पे उनको एक्चुअली मुझे रिकॉल नहीं हो रहा क्या कहते हैं, जब आगे रिकॉल होगा, आगे हम बढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका, तो वहां पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो चाय के बागानों को याद रखिएगा, फजेंटा कहते हैं। उसके अलावा आपका हुतू, ये छोड़ दीजिएगा, हुतू, तुत्सी,
ये रवांडा बुरुंडी में पाए जाएंगे, ठीक है। ये रवांडा वाला जो बेल्ट ऐसे आई है, यानी कि युगांडा, रवांडा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है। तो हुतू तुत्सी रवांडा और बुरुंडी में पाए जाएंगे, ये वाला क्षेत्र, ठीक। और हौजा और फुलानी नाइजीरिया में पाए जाएंगे, यहाँ पर नाइजीरिया में हौजा और फुलानी, ठीक है। तुआरेग जनजाति ये सहारा मरुस्थल में यहाँ पे पाई जाएगी। तुआरेग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हौजा एंड फुलानी वेरी इंपॉर्टेंट। हुतू तुत्सी ये रवांडा और बुरुंडी में पाए जाते हैं। नूबियन जनजाति ये सूडान में पाया जाएगी, क्योंकि नूबियन जो है, नूबियन जनजाति भी नूबियन डिजर्ट भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नूबियन डिजर्ट आपको पाया जाता है, तो ये सूडान होगा। कहाँ पे है वो? सूडान, यानी मरुस्थल भी यहाँ पे है नूबियन, और जनजाति भी पाई जाती है। फेल्ला, फेल्ला ये मिस्र में पाए जाते हैं, कृषक जनजाति होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका आते हैं सेमाइटिस। सेमाइटिस जो आपके अफ्रीका के यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। यानी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये एशियाई मूल के होते हैं। आपको पता है ये एशिया आपका है, ये अरब प्रायद्वीप है, इधर आपको पश्चिमी एशिया होगा, इधर मध्य एशिया। तो यहाँ पर जो जनजातियां आपकी होंगी वो सेमाइटिस होंगी। सेमाइटिस एस फॉर एशिया, ठीक। तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में पाई जाएंगी। और जो एक होती है हेमाइटिस, ये हेमाइटिस जो हो गई ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। यहाँ पर हेमाइटिस, यहाँ पर सेमाइटिस। सेमाइटिस जो होंगे वो एशियन मूल के होंगे, क्योंकि यहाँ एशिया से जुड़ा हुआ है अफ्रीका। और हेमाइटिस जो होंगे वो अफ्रीका यूरोपीय मूल के होंगे, क्योंकि यहाँ से यूरोप से जुड़ा हुआ है। यानी आपके स्पेन, पुर्तगाल ये यहीं पे तो है, जिब्राल्टर से अलग होते हैं, जिब्राल्टर जल संधि से, है ना। तो दोनों में फर्क कितना है? ये भी स्किप कर दिया, आई डोंट नो कैसे नहीं आया, इसका नहीं हुआ। तो ये आपका जो हेमाइटिस है, ठीक है, ये हेमाइटिस के बारे में बात कर रहा है। ये आपके हेमाइटिस हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नोट्स हैंड जो बना हार्ड कॉपी निकलवाइएगा, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये हेमाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पे पाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यूरोपीय मूल के अफ्रीकी जो लोग हैं, बर्बर जनजाति के होते हैं। ये उत्तर पश्चिम में पाए जाएंगे आपके, ये यूरोपीय मूल के होते हैं, ठीक है। नाइजीरिया, इथियोपिया, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। सबसे बड़ा जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो नाइजीरिया होगा, फिर मिस्र, फिर इथियोपिया अफ्रीका का। उसके बाद सबसे बड़ा जो देश होगा क्षेत्रफल के आधार पे, वो आपका अल्जीरिया, फिर डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि कॉन्गो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की है मैंने। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का जो सींग निकला हुआ है ये आपका, तो इस सींग में जो 4 देश आते हैं उन्हीं की बात हो रही है। इनको मैंने सीड कर लिया, सीड मतलब बीज। अब इसी सीड को हमेशा याद रखिए। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इरिट्रिया, ठीक, ई फॉर इरिट्रिया, ई फॉर इथियोपिया, एक ई हो गया आपका इरिट्रिया, एक ई हो गया इथियोपिया, डी फॉर जिबूती, ठीक है। जिबूती जे से नहीं, डी से शुरू होता है। तो आपके यहाँ पे नाम दिए हैं, सारे नाम यहाँ पे दे दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जिनके पुराने नाम भी पूछे जाते हैं, यानी उनका पहले नाम क्या था, ठीक है। तो घाना का जो पहले नाम था वो अकरा था। क्या इसकी राजधानी क्या थी? अभी भी घाना की राजधानी अकरा है, लेकिन इसका नाम भी अकरा ही था, ठीक है। इसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट। इसका पुराना नाम भी गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कोटे द आइवरी, कोटे द आइवरी को पहले आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता था, पुराना नाम है, ठीक है। जैसे अपना भारत है, तो भारत को भारत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भरतों का कोई राजा था, उनके नाम पे भारत नाम पड़ा, है ना। तो इस तरह से जो जो अंग्रेज यूरोपियंस उन्होंने भी अलग अलग नाम दिए, ठीक है। जो अरबी थे उन्होंने हिंदू बोला, ठीक है। हिंदू से, सिंधु से, जो सिंधु नदी बहती थी हमारे भारत से होकर, ठीक है, तो सिंधु नदी बहती थी, तो सिंधु से उन्होंने हिंदू बोल दिया, जो यहाँ पे रहने वाले थे हिंदू बोल दिया। और फिर यूरोपियंस आए तो उन्होंने अलग बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से इनके पुराने नाम भी हैं, तो पूछा जाता है। बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वाल्टा है। इथियोपिया इंपॉर्टेंट है, अबिसीनिया इसको कहा जाता है, ठीक है। अबिसीनिया पठार भी है यहाँ पे। मलावी को न्यासा लैंड बोला जाता था। बोत्सवाना को बेचुआना लैंड बोला जाता था। स्वाजीलैंड को बेशुतो लैंड बोला जाता था। और गाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया। अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाम्बिया होगा, ठीक। यहाँ पर आप ये जाम्बिया हो गया आपका,
ये जिम्बाब्वे हो गया आपका। तो यानी दो, ये पहले एक ही था, अब इसको दो भागों में बांट दिया गया। तो उत्तर वाला जो भाग हो गया वो जाम्बिया हो गया, दक्षिण वाला जिम्बाब्वे। तो उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया। बेनिन को दाहोमी, दहोमी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका हो गया अफ्रीका। अब हम शुरू करेंगे, अफ्रीका आपका खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसको सही कर लीजिए यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका नोट कर लीजिएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।